बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुन सको तो सुनो में खुश आमदीद। दर्द के सारे मौसम आखिरी किस्त के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नावल कैसा लगा इस बारे में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली तमाम नावल आपको बर वक्त मिलते रहें। शुक्रिया। ओफो, इस बार तो आप 2 महीने रुक कर आए हैं। साइमा की बात पर इसने सर उठाया। इस बार वो रुक कर ही आया था। इसने एक माँ खुद ही वहाँ रहने को तरजीह दी थी। अम्मा की आंखों में इंतज़ार के दीप रोशन थे। इसे देखते ही वो बेकरारी से इसकी जानिब लपकी थी। तो अब तो ज़्यादा अरसे के लिए वहाँ जाया करेगा। उन्होंने बेचैनी से पूछा था। अरे नहीं अम्मा, वो तो बस काम निकल आया। बार बार ऐसा थोड़ी ही होना है। बार बार ऐसा थोड़ी ही होना है। साइमा ने नकल उतारी। तुम्हें इतना भी एहसास नहीं कि खाला अकेली कैसे रहेंगी? अकेली क्यों? तू जो है हर वक्त यहाँ ऐंठती नज़र आती है। तो मेरा आना बुरा लग रहा है। नहीं आऊँगी अब। इसने मुंह बनाकर पैर पटके। अरे कैसे नहीं आएगी? भाई का घर है। अम्मा ने बहलाया। ये भाई हैं। मुंह देखा है इनका। कोई नहीं लगते मेरे मेरे अरे बाबा, तू तो सचमुच नाराज़ हो गई। 12-13 साल साइमा ज़ोहैब को बहुत प्यार करती थी, सगे भाइयों की तरह। अम्मा को इससे आराम था। काम भी कर दिया करती और अम्मा का अकेलापन भी दूर करती। खुद ज़ोहैब भी इसका बेहद ख्याल रखता था। चल अच्छा, नाराज़ ना हो। तेरे लिए इतनी बहुत सारी खजूरें लाया हूँ। ओह, खजूरों के अलावा तुम्हें मिलता ही क्या है लाने को? इसने मुंह फुला लिया। कुछ तो लाता हूँ। खाला जल्दी से इसकी शादी कर दो। आ गई ना कोई मरखनी बैल जैसी, पता चल जाएगा हमारी तो कोई अहमियत ही नहीं है। इतना लाड प्यार करो, ऊपर से नखरे। देखा अम्मा कैसे सियानों की तरह बातें करने लगी है। ठीक ही कह रही है। हम दोनों के लाड प्यार ने तुम्हें बिगाड़ दिया है। वैसे अब मैंने तुम्हें खूंटे से बांधने का पक्का इरादा कर लिया है। आपा फिर दोस्त मुझे लड़कियां दिखाने ले जाएंगी। आजकल में वो सीधा हो बैठा। इतनी लड़कियां देखने की क्या ज़रूरत है अम्मा? और फिर आपके लिए तो ऐसी बहू होनी चाहिए जो घर संभाल सके। बेटा, यही देखने के लिए तो लड़कियां देखी जाती हैं कि कौन सी मुनासिब है। वो इनके कदमों में आ बैठा और सर इनकी गोद में रख दिया। अम्मा, अगर आपको सब गुणों वाली लड़की नज़र आ जाए तो इससे अच्छी क्या बात है? अम्मा ने खुश दिली से कहा। फिर चौंक कर इसे देखने लगी। क्या कोई देख ली है? हाँ अम्मा। शर्मीली सी मुस्कुराहट इसके लबों पर आ गई। कहाँ? वहाँ खैरपुर में। फिर वह अम्मा को तफसीलात बताता रहा। सायमा भी तवज्जो से सुन रही थी। खाला, कितना मज़ा आएगा। हम बस में बैठकर इतनी दूर बारात लेकर जाएंगे। ये लो, सूत न कपास जो लाहे से लट्ठा। अभी कोई सिलसिला नहीं और उन्होंने बारात के ख्वाब भी देख डाले। अम्मा मुस्कुराई। अम्मा, बारात तो वहीं जानी है। मैंने बताया ना कि हर तरह वो लड़की काबिल है। खूबसूरत नहीं है तो क्या हुआ, और तो सारे गुण हैं। बस आपको तो जाकर तारीख तय करना है। ज़ोहैब की बात पर अम्मा ने गौर से इसे देखा। तो बेटा किस हद तक जा चुका है उन्हें खबर ही नहीं। अम्मा वहाँ जाने पर राज़ी थी, मगर ज़ोहैब को धड़का ही लगा था कि किसी बात को लेकर वो इनकार ही ना कर डालें, क्योंकि माओ का अपना एक अरमान होता है, बहू पसंद करें, खुद देखें परखें। और अम्मा को भी शायद था। एक हफ्ते बाद वो अम्मा को वहाँ ले गया। अम्मा को वहाँ बड़ा उम्दा इस्तकबाल हुआ। भाई भाभी गोया पीछे जा रहे थे। वो लोग 2 दिन वहाँ रुके थे। दोनों दिन शाम का खाना इनके घर ही था। सारा के हाथ के मज़ेदार खाने अम्मा को पसंद आए थे। अगरचे वो इन्हें मामूली शक्ल सूरत की लगी, लेकिन ज़ोहैब इन्हें कायल करता रहा। अम्मा, चाँद सूरज जैसा चेहरा मिल गया और पता चला चाँद गहराया हुआ है या सूरज की आग ने जला दिया तो तब क्या होगा? अम्मा ने आखिर हथियार डाल दिए और 2 माह बाद शादी की तारीख रख दी गई। अम्मा बड़े चाव से इसकी बरी की तैयारी में लगी थी। दूसरे शहर का मामला था, इसलिए अब तो एक बार ही बारात के साथ जाना था। ताहम ज़ोहैब ने एक चक्कर लगा लिया था। जिन दिनों वो अम्मा को लेकर गया था तब सारा भाइयों के पास चली गई थी, लेकिन बाद में वापस अपने घर आ गई थी। सोनी इस बात से शाकी थी कि वो कराची क्यों चला जाता है। अब हम हमेशा साथ रहेंगे, इसने प्यार करते हुए कहा था। हाँ बिल्कुल, हमारी सोनी अब हमारे साथ ही रहेगी। अंकल, कितना मज़ा आएगा ना। हाँ बेटा, मगर अब आप हमें अब्बू कहेंगी। अब्बू?
हूँ अब्बू पापा जो दिल चाहे, मगर पापा तो अल्लाह मियाँ के पास हैं। इसने माँ को देखा। दूसरे पापा भी तो आ जाते हैं ना, हम आपके दूसरे पापा हैं। वो माँ को देख रही थी, लेकिन सारा ने नज़रें झुका ली थी। वो इसे तो पहले ही यकीन दिला चुका था कि सोनी को बाप का प्यार दे सकता है, और वो मुतमईन भी थी। दुल्हन बनकर सारा पर रूप चढ़ा था और खूबसूरत लग रही थी। अम्मा मुफ्त से बारात लेकर गई थी, लेकिन सारा के मेहमान भी बहुत कम थे। शायद रिश्तेदार ही कम हो, या शायद बुलाया ही ना हो। अम्मा दुल्हन को बड़ी चाह से देख रही थी। एक रात रुक कर अगले दिन सुबह इनकी रवानगी थी। इस दिन घर पर काफ़ी रौनक रही। महल्ले की औरतें जमा थीं और अम्मा हंसती मुस्कुराते मुबारकबाद वसूल करती रहीं। दुल्हन का कमरा सजाने में उन्होंने खुद मदद की थी। हर तरह से अपने अरमान जो निकाल रही थी। जोहर ने अम्मा को साफ कह दिया था वो जहेज़ नहीं लेगा। इसे पता था कि सारा जहेज़ नहीं ला सकती, लेकिन अम्मा को तो वो ये बात नहीं बता सकता था। और अब अम्मा सबको बता रही थी कि जोहर इतना खुददार है, जहेज़ के नाम पर कोई चीज़ नहीं ली। अगले दिन सुबह साइमा चली आई थी। भाभी जाग गई, सोने दो, उठ जाएगी। अम्मा ने तंबी की तो मुंह बनाती वापस चली गई। घर काफ़ी बिखरा पड़ा था। अम्मा समेटने में लगी थी। उन्होंने नाश्ता भी नहीं किया था। बहू के साथ करना चाहती थी। अभी वो किचन में सफाई के लिए आई ही थी कि सारा भी चली आई। वो सादा से सूट में निखरी निखरी लग रही थी। अरे बेटा, यहाँ क्यों चली आई? अम्मा, मैं आपके लिए नाश्ता बना देती हूँ। वो हंस दी। अरे, अभी शादी को वक्त ही कितना गुजरा है। अभी से तुमसे चूल्हा चक्की करवाऊंगी। अम्मा, अब तो ये मेरा भी घर है, और अभी से कुछ कर लूँ तो क्या हर्ज है। चलिए आप कमरे में चलिए, मैं सफाई कर लेती हूँ। अरे बेटा, महल्ले की औरतें आएँ तो क्या कहेंगी भला कि मैं कुछ नहीं अम्मा, बस आप आराम करें। इसने ज़बरदस्ती ने कुर्सी पर बिठा दिया और ख़ुद सफाई में जुट गई। फुर्ती से तमाम काम निपटाया और इनके पास आ गई। अम्मा, आप नाश्ते में क्या लेती हैं? जो भी मिल जाए, मगर बेटा नाश्ता मैं बना देती हूँ। जोहे उठ जाए तो साथ ही कर लेंगे। मगर इसने एक ना सुनी। जल्दी जल्दी पराठे और आमलेट बना लिया। रात का सालन गरम किया और चाय के साथ दस्तरखान पर चुन दिया। अम्मा इसकी फुर्ती पर बहुत खुश थीं। नाश्ते के बाद इसने बर्तन धोकर किचन साफ कर दिया। इसी असना में औरतें आने लगीं। अम्मा ने सोचा बहू को कहीं तैयार होकर आ जाएगी, मगर इससे कबल इशारा खुद ही तैयार होकर आ गई। इसने रेशमी सूट पहना था, मेकअप और ज्वेलरी भी थी। अम्मा खुश हो गई। कितनी समझदार बहू मिली थी। सुबह वाले हुलिये में होती तो औरतें बातें बना सकती थी। और जब अम्मा ने बताया कि सुबह का नाश्ता सफाई दुल्हन ने की है, तो औरतें हैरान भी हुईं, सराहा भी। ऐसी बहू किस्मत वालों को मिला करती है। देख लेना, आपको तो पलंग पर बिठा देगी। और अम्मा के दिल का तमाम मलाल जिस दुल्हन के खूबसूरत ना होने पर था, जैसे कहीं गुम हो गया। अगले दिन दावत वलीमा थी। सारा के भाई भाभी आए थे और कुछ दूसरे रिश्तेदार भी थे। तकरीब के दौरान में अम्मा स्टेज के करीब खड़ी थी। दूल्हा दुल्हन के पास खासी भीड़ थी। सारा का ये शौहर पहले वाले से ज़्यादा अच्छा है। एक आवाज़ उभरी। अम्मा के कान खड़े हो गए। हाँ, और पढ़ा लिखा भी है। नासिर तो मैट्रिक पास ही था, मगर था बहुत अच्छा इंसान। सारा ने भी सास का खूब ख्याल किया। हाँ, इसी का अजर मिला है कि अच्छी जगह ठिकाने लग गई और घर बन गया। अम्मा का सांस रुकने लगा। उन्होंने पलट कर देखा। दो खवातीन बातों में मुनहमिक थीं। तो क्या बहू कंवारी नहीं है? हमारे साथ धोखा हुआ है। वो ज़ोहैब से बात करने को बेचैन हो गई, लेकिन इसका मौका ना मिला। तकरीब के अख्ताम पर जब वो घर लौटे तो अम्मा गज़ब करके बेहाल हो चुकी थी। वलीमा दोपहर का रखा गया था ताकि खैरपुर के मेहमान वापसी का सफ़र कर सकें। घर में महल्ले की औरतों के सिवा कोई ना था। रात तक वो भी रुखसत होने लगी। अम्मा अपने कमरे में लेटी थी। क्या बात है अम्मा, थक गई? बेटे को सामने पाकर उठ बैठी। तुम्हें पता है, हमें धोखा दिया गया है। सारा पहले से शादीशुदा थी। ओह, बेटे का कोई रद्द-अमल न देखा तो अम्मा मज़ीद खौल गई। तुम्हें पता थी ये बात? ज़ोहैब ने एक ठंडी सांस खारिज की और आहिस्ता से गर्दन हिला दी। और तुमने मुझे बताया तक नहीं? आखिर ऐसा क्या जादू कर दिया था इसने तुम पर? न सूरत न शक्ल, कैसे फांस लिया इसने तुम्हें? अम्मा प्लीज़ ऐसी बातें ना करें। इसने मुझे नहीं फांसा। मैंने इसकी खूबियों की बिना पर इसे पसंद किया है। और हाँ, जब आपको पता चल ही गया है तो ये भी सुन लें
کہ سارا کی ایک بیٹی بھی ہے۔ کیا؟ اماں نے کلیجہ تھام لیا۔ یہی دن دیکھنا تھا نصیب میں، جس بیٹے کو اتنی محنت اور دکھوں سے پالا، جس کے لیے اتنی خواہشات سمیٹیں، وہ یوں سارے ارمانوں کو ملکہ میٹ کر دے۔ ہائے میرے اللہ، کیسا دل دکھایا اس لڑکے نے، یہ صلہ دیا ہے۔ ارے مجھے بد نصیب کا اتنا بھی حق نہیں تھا کہ اپنی پسند سے کنواری بہو لے آتی۔ ارے ایسا کیا کمی تھی تجھ میں کہ ایک بچے والی کو بیاہ لایا؟ اس ڈائن کو میرا بیٹا ہی ملا تھا ڈورے ڈالنے کو۔ اماں بین کر رہی تھی تو گھبرا گیا۔ خدا کے لیے اماں خاموش ہو جائیں، میں نے ایسا کچھ غلط نہیں کیا۔ سارا کے سب حالات میرے سامنے تھے، لیکن آپ کو ایک اچھی بہو اور مجھے اچھی بیوی کی ضرورت تھی۔ سارا میں وہ ساری خوبیاں تھیں، بس اسی لیے شادی کی ہے۔ میں نے اس سے آپ سے چھپا تو نہیں رہتا، ایک دن بتانا ہی تھا۔ ہاں اگر پہلے بتا دیتا تو آپ یہ شادی کبھی نہ ہونے دیتی۔ اماں مسلسل روئی جا رہی تھی۔ پلیز اماں رونا بند کریں نا، آپ کی بہو لاکھوں میں ایک ہے، آپ کو بہت آرام دے گی۔ سارا کی بچی، خبردار اس کا نام لیا تو اس گھر میں کوئی اور نہیں آ سکتا۔ اماں دہاڑیں۔ اماں سوچے تو وہ کہاں رہے گی، فی الحال تو ماموں نے رکھ لیا ہے، مگر ہمیشہ تو نہیں۔ کچھ عرصے بعد میں نے کہہ دیا کہ وہ لڑکی یہاں قدم نہیں رکھ سکتی، اور تم بھی دفع ہو جاؤ، تمہاری صورت دیکھنے کو دل نہیں چاہ رہا میرا، اور اس ڈائن سے بھی کہہ دینا مجھے اپنی شکل نہ دکھائے۔ اماں نے چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ زوہیب بھاری قدموں سے باہر نکل آیا۔ ذرا فاصلے پر سارا دم بخود کھڑی تھی، شاید اس نے سب کچھ سن لیا تھا۔ وہ شرمندہ سا ہو گیا۔ سوری سارا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کا بازو تھام کر وہ کمرے میں لے آیا۔ اماں واقعی سخت ناراض تھیں، دونوں سے بات ہی نہ کرتیں، سارا ہی آگے بڑھ کر بول لیا کرتی۔ اس نے سارا کام اپنے ذمے لے لیا تھا اور حقیقتاً اماں کو تخت پر بٹھا دیا تھا۔ ایک ہفتے کی چھٹی کے بعد زوہیب نے آفس جانا شروع کر دیا تھا۔ سارا گھر پر ہوتی تو مگر اماں اس کے وجود سے لا تعلق ہی رہتی۔ دن بھر میں محلے سے کوئی نہ کوئی آتا رہتا، سارا سج سنور کر ان کا استقبال کرتی۔ اس نے کسی کو بھی یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ گھر میں کوئی ٹینشن ہے۔ محلے کی خواتین جلد ہی اس کے حسن اخلاق کی گرویدہ ہو گئی تھیں۔ سائمہ نے یہ کشیدگی محسوس کر لی تھی، البتہ وجہ اس کے لیے بھی نامعلوم تھی۔ شام میں زوہیب آتے ہی پہلے اماں کے پاس جاتا، پھر اپنے کمرے میں۔ ایسے میں اماں کو سارا مزید ڈائن لگتی، جس نے ان کے بیٹے پر پنجے گاڑ لیے تھے۔ دونوں نے مل کر انہیں کتنا دکھ دیا تھا۔ شادی کے ایک ماہ بعد زوہیب کا پھر خیرپور کا پروگرام بن گیا۔ وہ 1 ماہ کے لیے جا رہا تھا۔ آپ چلے جائیے، میں یہاں اماں کے پاس رہوں گی، لیکن شادی کے بعد تم اب تک نہیں جا سکی ہو، میکے والوں سے مل لینا۔ اور اماں کی جانب دیکھ کر وہ چپ رہ گیا۔ سونی کے تذکرے پر غصے میں آ جاتی۔ اب یہی میرا گھر ہے، میکے والوں سے پھر مل لوں گی۔ آپ کے جانے کے بعد اماں اکیلی رہ جائیں گی، اس لیے میں یہاں رہنا چاہتی ہوں۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری، میں اکیلی رہ سکتی ہوں۔ اماں کی بات پر دکھ کی ایک لہر اس کے وجود میں اتر گئی، لیکن وہ چپ رہی اور زوہیب کے ساتھ بھی نہیں گئی۔ اگلے دن وہ صبح سویرے اٹھی، نماز وغیرہ سے فارغ ہو کر کچن میں آ گئی۔ ناشتہ بنا کر اماں کو دیا۔ اس کا یہی معمول تھا کہ ٹرے میں رکھ کر ان کے آگے رکھ دیتی۔ اماں اس سے بات نہیں کرتی تھیں، تاہم کھا لیا کرتی تھیں۔ اب بھی ایسا ہوا، پورا دن مصروف رہی، لیکن اماں نے ایک بات بھی کرنا گوارا نہ کیا۔ وہ زوہیب کے سامنے بھی طعنے دیا کرتی تھیں، لیکن اب اٹھتے بیٹھتے سے طعنا دیا کرتی کہ امی نے زوہیب کو ان کے کنوارے بیٹے کو پھانس لیا، لیکن وہ پلٹ کے جواب نہ دیتی۔ پورا مہینہ ایسے ہی گزر گیا۔ اماں کو اب کوئی کام تو نہیں کرنا ہوتا تھا، ٹھاٹھ سے پلنگ پر بیٹھی رہتی، پڑوسیوں سے باتیں کرتی یا خود پڑوس میں چلی جایا کرتی تھی۔ 1 ماہ گزر گیا، زوہیب کی واپسی ہو گئی تھی۔ اماں ان دونوں کو ساتھ دیکھتیں تو اور تب جاتیں۔ زوہیب کے سامنے اسے ڈانٹ ڈپٹ کرتی رہتیں، لیکن نہ تو زوہیب ہی کچھ کہتا اور نہ ہی وہ کبھی پلٹ کر جواب دیتی۔ البتہ اس کے چہرے پر ایک مستقل سوگواری چھا گئی تھی۔ زوہیب کو اماں کے اس رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ اس کا خیال تھا سارا کی فرما برداری اور خدمت ان کا دل موہ لے گی، لیکن ایسا ہو نہیں سکا تھا۔ سارا کے دل میں کیا دکھ پل رہا تھا، وہ یہ بھی جانتا تھا۔ سونی کو کس دل سے خود سے جدا رکھے ہوئے تھی، یہ وہی جانتی تھی۔ حالانکہ زوہیب نے اسے ایک باپ کا پیار دینے کا یقین دلایا تھا، لیکن وہ خود اس سے دور کر دی گئی تھی، مگر پھر بھی وہ شکوہ نہ کرتی۔ وہی اکثر وہ بیشتر اس کی تسلی کر دیا کرتا تھا کہ اماں جلد ہی مان جائیں گی اور وہ سونی کو یہاں لے آئیں گے۔
घर के हालात में एक अजीब सी बेचैनी थी। अम्मा को बज़ाहिर हर तरह की आसानी हो गई थी। सारा इन्हें कोई काम ना करने देती। सारा काम वो खुद करती थी। खाना, सफाई, धुलाई। अम्मा तो अब हर तरह से फारिग थीं। महल्ले वालियाँ इनके किस्मत पर रश्क किया करती, क्योंकि अम्मा दिन भर आराम करती रहती या पड़ोसियों से बातें कर बनाती। वैसे इनका सबसे पसंदीदा मौजू सारा को लताड़ने रहता था। इन्हें इस बात पर बड़ा सुकून मिलता था कि वो उसे अजियत देती रहें। सारा मुरझा सी गई थी। हालांकि ज़ोहिब चाहता था कि घर का माहौल खुशगवार रहे, अम्मा और बहू मिलजुल कर रहें, खुश रहें। ऑफिस से वापसी पर सारा सज संवर कर इनका इस्तकबाल करे। वो इसे छेड़े सताए, वो घूमने निकलें, ज़िंदगी इंजॉय करें, लेकिन ऐसा कुछ भी ना था। अम्मा के अकेलेपन के ख्याल से सारा इनके साथ निकलती ही नहीं थी। इसका कहना था कि अम्मा का दिल दुखा हुआ है, वो इन दोनों को घूमते फिरते देखेंगी तो और दुखी होंगी। लिहाजा ऑफिस से आकर वो बकिया वक्त घर में ही गुजारता। कुछ वक्त अम्मा के पास और कुछ सारा के पास अपने कमरे में आता तो सारा रूखी फीकी और थकी थकी सी नज़र आती। वो झिंझला जाता। ऐसा लगता है जैसे हमारी शादी को 10 साल गुजर गए हों। सुना है शादी के इब्तदाई कई साल औरतें शौहरों की आमद पर सर संवर कर इनका इस्तकबाल करती हैं। मगर यार, तुम तो मलगजे कपड़ों और मसालों में बसी मेरे सामने आ जाती हो। सामने तख्त पर बैठी अम्मा का ध्यान इधर ही लगा था। इन्हें बेटे बहू की सुनगुन रहने में क्या जाने क्या मज़ा आने लगा था। हालांकि वैसी तो ना थी। उन्होंने दिल में खुश होते हुए बहू को कनखियों से ताड़ा, लेकिन सारा सर झुकाए खामोश थी। अभी पिछले माह ही तो उन्होंने इसे ऐसी खरी खरी सुनाई थी। वो ज़ोहिब के ख्याल से तैयार हुई थी। इसे अच्छा लगता था वो शौहर के लिए खुद को संवारे, लेकिन अम्मा ने किस कदर फजीता किया था। इसे डायन और जादूगरनी का खिताब दे डाला था। मेरे दिल में आग लगा कर अय्याशी करती है, बन ठन कर मेरे बेटे पर अपने पंजे गाड़ना चाहती है। खा गई हमारी खुशियों को डायन कहीं की। औरतें अपने बच्चों के लिए अपनी जवानी बर्बाद कर डालती हैं, दूसरी शादी का ख्याल तक नहीं लाती। यहाँ तो जवानी में आग लग रही थी, सिमल नहीं रही थी तो कोई राह चलता पकड़ लेती। मुझ दुखिया का बेटा ही मिला था। जादूगरनी ने बन ठन कर ही डोरे डाले होंगे। हूँ, शक्ल है न सूरत, 16 श्रृंगार भी क्या रूप धार देगा। उन्होंने एक ही सांस में 2 तीर चला दिए थे। सुर्खी पाउडर देखो कैसे थोपती है, जैसे महारानी हसीना आलम हो। और अगला दिन सारा का हाथ किसी चीज़ की तरह बढ़ा ही नहीं। इसे आईने में जैसे शर्म आने लगी। और अब जोहेब गिला कर रहा था। वो अम्मा को शायद मैकअप पसंद नहीं है। क्या बात करती हो सारा, मैकअप मेरे लिए करती हो या अम्मा के लिए? वैसे तुम हर बात में अम्मा की आड़ क्यों लेती हो? जोहेब के लहजे में शक था। मुझे डर है कि कहीं मैं किसी दिन तुम्हारी बातें सुनकर अम्मा से बदगुमान ना हो जाऊं। जी। वो चौंक कर इसने देखा था और दुखी हो गई थी। इसकी समझ में ना आता वो क्या करे। अम्मा की आज़ादगी का ख्याल करते हुए जो बातें वो ना करना चाहती, वही बातें ज़ोहिब को नाराज़ कर देती थी। इन उलझनों और परेशानियों दुखों पर एक भारी दुख सोनी से दूरी का भी था। जाने इस बच्ची पर क्या गुजरती होगी। ये सारे ज़ात तो थे ही इसकी कि इसकी तबीयत भी ख़राब रहने लगी। उल्टियाँ मतलियाँ बेहाल किए रखती। वो इस घर को इसका वारिस देने जा रही थी। ज़ोहिब इस खबर से खुश था, मगर सारा की हालत देखकर फिक्रमंद हो जाता। सबसे ज़्यादा खुशी अम्मा को होनी चाहिए थी कि वही पोता पोती खिलाने की कब से मुंतज़िर थी, मगर अम्मा ये सुनकर तो और दिल मिलाकर रह गईं। शादी हुए जुम्मा 8 दिन हुए नहीं कि मियाँ को बच्चा पैदा करने की खबर सुना दी। अरे, मेरे बेटे को मुझसे मुकम्मल तौर पर जो छीनना चाहती है, अपनी अहमियत बनवाना चाहती है। महारानी के बच्चा जन रही है ना, नाज नखरे उठवाने हैं ना। अरे हमने बच्चे पैदा नहीं किए क्या? सब काम करते थे, तकलीफ़ें उठाते थे, फिर भी क्या मजाल जो इज़हार करें। सब दिखावा है। लेकिन मैं भी देखूंगी कैसे मेरे बेटे पर राज करती है। अम्मा हर तरह के आतिशी असले से लैस रहती थी, वो पलट कर जवाब ही नहीं देती थी। इस पर भी अम्मा को चैन ना आता। एक चुप 100 को हराए गुन्नी मीसनी दिल ही दिल में खुश होती है। मेरी जान जलाकर देख लेना, मेरी आह लगेगी। जैसा तूने मेरा दिल दुखाया है ना, तेरी बेटी के आगे आएगा। खुदा के लिए अम्मा, अपने ही खून को तो बद्दुआ ना दें। वो गिड़गिड़ाई। हमारा खून क्यों होता होगा तेरे लगे सगे का? तब इसने जाना अम्मा का इशारा सोनी की तरफ था। जोएब सारा की तरफ से फिक्रमंद था। डॉक्टर ने कहा था कि इनका बेहद ख्याल रखें, वरना जचगी में बड़ी पेचीदगी पैदा हो जाएगी।
वो तो अपनी तरफ से मोहतात था, मगर अम्मा बेवजह फसीदा फैला देती थी। पहले तो वो शक में मुब्तला हो गया था कि सारा हर बातें अम्मा की आड़ लेती है, लेकिन जब वो हर बात की खोज में रहने लगा तब इसने जाना गलती सारा की नहीं, अम्मा ही की हर तरह इसका इस्तेहसाल कर रही थी। और अब जबकि सारा को बेहद ख्याल की ज़रूरत थी तो अम्मा की बातें इसे परेशान कर देती थी। ऐसे में सारा किस तरह पर पुरसुकून रह सकती थी। ऊपर से इसे खैरपुर जाना पड़ रहा था। तुम मेरे साथ चलोगी? अम्मा को अकेले कैसे छोड़ दूँ? हद करती हो। अम्मा पहले भी तो अकेली रहा करती थी। पहले की बात और थी। पहले तो मजबूरी थी ना, अब मैं हूँ। तुम्हें खुद देखभाल की ज़रूरत है। अम्मा है ना यहाँ। उदास सी मुस्कुराहट इसके लबों पर आ गई। मुझे पता है मेरी गैर मौजूदगी में अम्मा तुम्हारी कैसी देखभाल करेंगी। देखो मुझे पता है कि तुम सोनी की तरफ से अजियत में हो। तुम्हारा खुश रहना ज़रूरी है और सोनी से मिलकर तुमको खुशी मिलेगी। ज़ोहेब का इसरार खुशकुन था, मगर अम्मा महसूस करेंगी ज़ोहेब। वो चाहे मुझे कुछ भी न कहें, मगर इतना ज़रूर है कि मेरे जाने से वो आपसे भी खफा हो जाएंगी। ऐसा नहीं होगा, मेरी बात माने, ऐसा ही होगा। ठीक है, फिर मैं सोनी को ले आता हूँ। नहीं ज़ोहेब, सोनी आ गई तो वो बहुत दुखी होगी। तो बस ठीक है, तुम साथ चलोगी। मैं अम्मा से बात कर लेता हूँ। ज़ोहेब का लहजा फिक्री कतई था, और जब इसने अम्मा से पूछा तो इन्हें कोई एतराज़ ना था। मुझे इसके यहाँ रहने से कौन सी तस्कीन मिलती है, और क्या मैं पहले अकेली नहीं रहती थी? और बेटा किस्मत में जो हो इसे तो भुगतना ही पड़ता है। जाने अम्मा के जुमले से क्या मतलब था, दोनों में से कोई ना समझ सका। ताहम सारा को खुशी का एहसास था। जोए विस्तार कर रहा था और अम्मा भी इसके जाने पर मुतरस थी ना थी। वो सोनी से मिलेगी, कितने अरसे बाद इसे गले लगाएगी, प्यार करेगी। मेरी मासूम बच्ची जाने किस हाल में होगी, इसने तड़प कर सोचा। अगर जब वो मामू मानी के पास थी, ज़ोए माहाना खर्च भी भेजते थे, लेकिन वो माँ से जुदा थी और ये जुदाई इसके लिए बहुत असियतनाक थी। कभी कभार तो सारा को ख्याल आता था कि शायद इसका एक गलत फैसला था, एक ऐसा फैसला जिसने माँ बेटी को अजियत में मुब्तला कर दिया, इन्हें एक दूसरे से जुदा कर दिया। लेकिन अब हो भी क्या सकता था। सारा इससे इतने दिनों की जुदाई इसके लिए बहुत भारी थी। वो हर वक्त इसी को सोचा करती। इसकी मासूम हसरत ज़दा आँखें इसके तस्वुर में बसी रहती। इसे अब जाने का मौका मिल रहा था तो दिल में ढेरों खुशी उतर आई। सोनी से देखकर कितना खुश होगी, क्या रद्द अमल होगा इसका। ये सब कुछ सोचते हुए जल्दी जल्दी पैकिंग करने लगी। रात भर वो इन्हीं ख्यालों में गुम रही। अगली सुबह इन्हें रवाना होना था, लेकिन हुआ ये कि अम्मा की तबीयत ख़राब हो गई। वो कराह रही थी, घुटनों के दर्द ने इन्हें परेशान कर दिया था। अम्मा, हम एक दिन रुक जाते हैं। नहीं बेटा, तुम जाओ, नौकरी का मामला है। मेरा क्या है, इधर कोई एक दिन में थोड़ा ही ठीक होता है। तुम कब तक रुकोगे? उन्होंने घुटने दबाते हुए कराह कर आंखें मूंद ली। आप चले जाएं, मैं रुक जाती हूँ। मगर ज़ोहेब ने एक नज़र इस पर और अगली माँ पर डाली। सारा जाने के तस्वुर से कितना खुश थी, मगर अब एक दिन रुक कर देख लेते हैं, शायद अम्मा का दर्द ठीक। अरे मैंने कहा ना, ये दर्द इतनी जल्दी ठीक होने वाला नहीं। तुम जाओ। अम्मा ने इसकी बात काट कर तेज़ी से कहा। ठीक है, फिर मैं चला जाता हूँ। अम्मा का ख्याल रखना। आप फिक्र ना करें, मैं डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। ज़ोहेब चला गया, मगर अम्मा डॉक्टर के पास नहीं गई और फिर दर्द से कराहती अम्मा घंटा भर में बगैर दवा के भली चंगी थीं। और जब ज़ोहेब ने खैरपुर पहुँच कर अपनी खैरियत दी और अम्मा की खैरियत ली तो पता चला कि अम्मा तो भली चंगी हैं। और इसने बखूबी जान लिया कि अम्मा ठीक ही थीं। घुटनों में दर्द तो शायद इसीलिए हुआ था कि सारा साथ न जा सके। खुद सारा ने भी इस बात को समझ लिया था, और इसे हकीकतन दुख भी हुआ था कि जब इन्हें कोई इतराज़ ना था और वो सोने से मिलने को ज़हनी तौर पर तैयार हो चुकी थी, तो अम्मा ने ये सब प्लान कर लिया। फिर इस बात का यकीन अम्मा ने खुद ही दिला दिया था। वो गुमसुम सी थी। अम्मा छालियाँ फाँकते हुए टीवी भी देख रही थी और इसका जायज़ा भी ले रही थी। बहुत चुप हो, सोनी याद आ रही है। हूँ, बेख्याली में से जवाब दिया। चलो, तुम्हें भी एहसास तो हुआ कि औलाद को माँ से दूर करने की अजियत क्या होती है। वो बंद जहन के साथ अम्मा की तरफ देखती रही थी, लेकिन फिर समझ में आ ही गया था कि इनका इशारा किस तरफ था। हज़्म मामूल उन्होंने चरका लगाया था। ये बताया था कि इसने ज़ोहेब से शादी करके इन्हें जो दुख दिया था, ऐसा दुख वो भी दे सकती हैं। इसे सोनी से दूर करके अपने कमरे में जाकर वो तड़प तड़प कर रोई थी।
अगर साइमा ना आ जाती तो जाने कब तक रोती रहती। इस बार ज़ोहैब का जाना बहुत अज़ियतनाक लग रहा था। एक एक दिन बेहद तवालत ज़दा हो गया था, शायद इसलिए कि एक तो इसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। अजीब अजीब सी कैफियत रहती, बेचैनी, घबराहट, आज़रदगी, वैसे अम्मा की बेगानगी, ताने, दिल जलाने वाली बातें जो ज़ोहैब की मौजूदगी में इतना दुख नहीं देती थी, मगर अब नश्तर बनकर दिल के अंदर घुप जाती। ताहम इसने खुद को संभाले रखा था। अम्मा की हर तरह की खिदमत और इनकी ख्याल रखना इसका अवलिन तरजीह थी। हालांकि इस हालत में तो वो खुद खिदमत करवाने की मुस्तहिक थी, मगर अम्मा इसका ज़रा भी ख्याल नहीं था करती। ज़्यादा दुखी होती तो कमरे में जाकर रो लेती। साइमा भी कम ही आती थी, इसके इम्तिहान होने वाले थे। पड़ोसनें आती तो मेहमानदारी का फरीज़ा अदा करके अपने कमरे में आ जाती। अम्मा को पसंद ही न था कि उनसे घुले मिले। इसका असर ये पड़ा कि पड़ोसनों की नज़र में वो एक खुद पसंद और नक चढ़ी बहू बन कर रह गई। खुदा मालूम अम्मा भी जाने क्या क्या इसके खिलाफ इनको भरा करती थी। दिन जैसे बेहद तवालत इख्तियार कर गए थे। ज़ोहैब को गए 20-22 दिन हो गए थे। वो आजकल रोज़ ही फ़ोन कर लेता था। ऑफिस से वापसी पर वो सोनी को अपने साथ घर ले आता था, रात में वापस छोड़ आता। फ़ोन पर भी माँ से बात करती थी और सारा इसकी आवाज़ सुनकर तड़प कर रह जाती थी। वो खुद से फ़ोन करती ही नहीं थी। इसका ख्याल था कि फ़ोन करने से खुद भी दुखी होगी और सोनी भी माँ को ज़्यादा याद करेगी। और जब वो पूछेगी कि मामा मुझे आप कब अपने पास बुला रही हैं, तो वो क्या जवाब देगी? कब तक और कैसे बहलाती रहेगी? बेटी से जुदाई का अज़ाब कब तक भुगतना है, ये तो इसे खुद भी पता नहीं था। वो इसे क्या बताती? इस दिन भी सोनी यही सोच रही थी। मामा मैं कब आऊँगी, पूछ रही थी। मामा मैं कब आऊँगी? बेटा जल्द बुला लेंगे हम तुम्हें, अभी क्यों नहीं? इसने शायद पाँव पटके थे, मैं बाबा के साथ आ जाऊँ? कितनी दिलसोजी से वो पूछ रही थी और सारा तड़प कर रोती। सोनी हेलो हेलो करती रही। जवाब में फ़कत आंसू और करब था। सारा सारा तुम बोल क्यों नहीं रही? गालबन ज़ोहैब ने रिसीवर ले लिया था। प्लीज़ प्लीज़ ज़ोहैब, आइंदा मुझसे सोनी की बात ना कराना। मेरे पास इसके सवाल का जवाब नहीं है। इसने रिसीवर क्रेडल पर डाल दिया। ज़ोहैब से भी बात नहीं की थी। करब इतना ज़्यादा था कि इसके पूरे वजूद को मुतासिर कर गया। पहले तो तकलीफ बर्दाश्त करती रही, लेकिन सवाल एक दूसरे वजूद का भी था। ज़ोहैब की अमानत इसके पास थी, इसे इसका ख्याल रखना था। डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी था। इसकी गफलत से कोई पेचीदगी भी हो सकती थी। लड़खड़ाती हुई वो अम्मा के पास चली आई। अम्मा मुझे क्लिनिक जाना है। अम्मा ने तीखी नज़रों से देखा, लेकिन इसकी हालत देखकर नरम पड़ गई। तुम तैयार हो जाओ, मैं टैक्सी मंगाती हूँ। फिर उन्होंने किसी बच्चे से टैक्सी मंगवाई थी, वैसे क्लिनिक ले आई। डॉक्टर ने इसे 2 घंटे क्लिनिक में रखा, इंजेक्शन वगैरह लगाए और अम्मा को ताकीद की कि मुकम्मल बेड रेस्ट की ज़रूरत है। मज़ीद ये कि इसे बेहद खुश रखें, खाने पीने का ख्याल रखें, वरना आपका पोता और बहू ख़तरे में रहेंगे। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड के हवाले से अम्मा को बता दिया था कि लड़का है। हालांकि सारा खुद से जानना नहीं चाह रही थी, ताहम बेटे का सुनकर इसे तकलीफ पहुंची थी। बेटी तो पहले ही इसके पास थी। यूँ भी हमारे माशरे में बेटे की माँ का ससुराल में मान रहता है, लेकिन अम्मा के चेहरे रवैये से कुछ अंदाज़ा ना हो सका। आते आते डॉक्टर ने एक बार फिर ताकीद कर डाली कि बहू का ख्याल रखें, बेड रेस्ट और खुश रखना बहुत ज़रूरी है। अम्मा ने चुपचाप सुन लिया, लेकिन वो क्या कर रही है क्या नहीं, इन्हें कोई सरोकार नहीं था। खाना भी वो खुद ही बनाती थी और आहिस्ता आहिस्ता सफाई भी कर लेती थी। 2 दिन ही गुजरे थे कि अम्मा को हैज़ा हो गया। खुदा मालूम क्या चीज़ नुकसान दे गई थी। खर्चा तो इन्हीं के हाथ में रहता था, वही पकाने को ख़रीदती थी। इनकी मर्ज़ी से ही खाना बनता था। सारा ने भी वही खाया था। मुमकिन है उन्होंने मज़ीद कुछ खाया हो। सारा ने जानती थी। अपनी कमज़ोरी, परेशानी और बीमारी को भूल कर वो अम्मा को देखभाल में लग गई। अम्मा को इस कदर मोशन और उल्टियाँ थीं कि कमज़ोरी के सबब इन्हें बाथरूम तक जाना दुश्वार था। बिस्तर बार बार ख़राब हो रहा था और सारा तनदेही से बगैर नाक मुँह चढ़ाए इनकी गंदगी साफ़ कर रही थी। अम्मा ने अस्पताल जाने से इनकार कर दिया था। नक्काहत के सबब इन्हें घर पर ही ड्रिप लगवाना पड़ी थी। वो रात सारा ने इनके सराहने जाग कर गुजारी। मोशन तो 2 दिन तक रहे, लेकिन कमज़ोरी की वजह से 4-5 दिन बिस्तर से उठने के काबिल नहीं रही थी। सारा अपनी तकलीफ़ें भूल कर इनकी खिदमत में जुटी रही। हालांकि डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया था। साइमा भी चक्कर लगा लेती थी, पड़ोसनें भी आ जाती, लेकिन खिदमतगुजारी और देखभाल तो सारा के ही ज़िम्मे थी।
वो रोज़ कपड़े बदलवाती, दवा वक्त पर देती, परहेज़ी खाना, सूप और जूस पिलाती, फिर इनके पास बैठकर हाथ पाँव दबा देती और ऐसे में से नासिर की माँ याद आ जाती। वो सारा की खिदमत पर कितना खुश होती थी, बेहद दुआएं दिया करती। इनकी दुआएं और शफ़क़त पाकर इसके अंदर सुकून सा फैल जाता, मगर अम्मा का कोई रद्द अमल ना था। दुआएं देना तो दूर की बात थी, सारा की खिदमतों का सिला था कि अम्मा एक हफ्ते में भली चंगी हो गई, जैसे कुछ हुआ ही ना था, जबकि वो मज़ीद निढाल हो गई। 2 दिन बाद ज़ोहेब की आमद हो गई। फ़ोन तो इसका आता था, लेकिन सारा ने इसे अम्मा की तबीयत का नहीं बताया था ताकि वो परेशान ना हो। अम्मा को जिस हाल में छोड़ गया था वो वैसे ही मिली, लेकिन सारा बीमार सी नज़र आती थी। अम्मा से मिलकर वो अपने कमरे में आ गया। आप नहा लें, मैं चाय लेकर आती हूँ। नहाने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं और चाय की भी नहीं है। ये बताओ तुम कैसी रही, इतनी बीमार लग रही हो। ज़ोएब ने इसे बाहों में भर लिया। सोनी कैसी है? वो इसके कांधे से लगी सिसकने लगी। अरे क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? तुमने ही तो मना किया था सोनी से बात करने को। ज़ोएब ने इसे खुद से अलग किया और प्यार से आंसू पोंछ डाले। मैं क्या करती ज़ोएब, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। जब वो आने की बात करती है तो मेरे पास इसके सवाल का जवाब नहीं होता। मैं इसे कैसे कहूँ, क्या इसे अपने पास बुलाना मेरे बस में नहीं। वो बदस्तूर सिसक रही थी। बस में क्यों नहीं, तुम कहो तो मैं आज ही इसे ले आऊँ। तुम ही तो हमेशा मना कर देती हो। हाँ मुझे पता है, अगर मैंने इसे बुला लिया तो अम्मा परेशान होंगी, इन्हें दुख होगा। ज़ोएब मैं इनकी बददुआ नहीं लेना चाहती। वो इस बात से दुखी हैं कि तुमने मुझसे शादी की, एक बेवा औरत से। मैंने कितना कहा था कि अम्मा के इल्म में सब कुछ पहले से होना चाहिए, लेकिन आपने मेरे घर वालों को मना कर दिया कि अम्मा को सामने मुझको बेवा जाहिर मत करें। अगर मुझे पता होता कि आपने इन लोगों को मुझे कुंवारी जाहिर करने का कहा है तो मैं ऐसा नहीं करने देती। अरे बाबा, तो मैंने क्या बुरा किया? मैंने तो अम्मा की भलाई के लिए ही तुमसे शादी की है ना। अगर मैं खुद गर्ज होता तो किसी हसीन और जमील तितली को अपना लेता और ये सोचने की ज़हमत ना करता कि अम्मा के साथ क्या सलूक करती है। मगर सारा मैंने ऐसा नहीं किया। अम्मा के मुझ पर फ़राइज़ थे। मुझे इनके आराम, इनकी खुशी का ख्याल करना था। इनके दिल से इस खौफ को ख़त्म करना था कि शादी के बाद वो तनहा रह जाएंगी, और इसके लिए मुझे तुम मौजूद नज़र आई थी। तुम मेरे साथ मिलकर इनकी ज़िंदगी पुरसुकून बना सकती थी, मगर ऐसा नहीं हो सका। सारा ने आंखें रगड़ी। सुकून इन्हें भी नहीं है और मुझे भी नहीं। इन्हें दुख परेशान करता रहता है कि इन्हें पसंद की बहू नहीं मिली और मुझे औलाद की जुदाई का कर्ज भुगतना पड़ रहा है। काश काश मैंने इस फैसले में आपका साथ ना दिया होता। तुम पछता रही हो। ज़ोएब ने इसका चेहरा ऊंचा किया। फिर क्या करूं, जिस बात से किसी की खुशी ही ना हो, इस गलती पर तो पछताना ही पड़ता है ना। ये गलती नहीं है सारा, अम्मा की आग बदनामंदेशी है। उन्होंने खुद को भी परेशान किया और मुझे भी। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। ठीक है, मैं सोनी को ले आता हूँ। आखिर इसका क्या कसूर है, वो माँ से जुदाई का अजाब झेले। अम्मा को बुरा लगता है तो लगे। नहीं ज़ोहेब, आप ऐसा नहीं करेंगे। अम्मा की मर्ज़ी के बगैर आप इसे यहाँ नहीं लाएंगे। कमाल है, अजीब औरत हो तुम। रोती भी हो बेटी के लिए और मना भी करती हो यहाँ बुलाने को। वो झुंझला गया। ज़ोहेब, इस फैसले ने हम दोनों को ही दुखी किया है। मैं ये दुख झेल लूँगी, मगर अम्मा बूढ़ी हैं। मैं इन्हें मुझे दुखी नहीं करना चाहती, बल्कि अगर वो चाहें तो आप इनकी पसंद से शादी कर लें। मेरी तरफ से इजाज़त है। क्या क्या कहा तुमने? वो उछल पड़ा। खबरदार, जो तुमने आइंदा से बात मुंह से निकाली। दिलों का सौदागर समझा है मुझे, जो सौदे करता फिरूं। दुख तो अम्मा ने दिया है मुझे। मैंने जो फैसला इनकी भलाई के लिए किया, इसी के लिए वो मुझे कसूरवार ठहरा रही हैं। पुरसुकून और खुशगवार ज़िंदगी का जो ख्वाब मैंने देखा था, उन्होंने इसे चिकनाचूर कर दिया है। प्लीज़ अम्मा को कुछ ना कहें। ये रद्द अमल है आप और फितरी है, और तुम जो दुखी हो, ये मेरी किस्मत। अजीब औरत हो। इसने मुस्कुराते हुए सारा को भरपूर अंदाज में देखा और गले लगाते हुए बोला, दूसरों के लिए खुशी के लिए खुद दुखी होना मंजूर है। सच कहूँ, इन्हीं बातों ने तो मुझे तुम्हारा असीर बना दिया। आई लव यू सारा। सारा ने पलके उठाकर देखा। आंसू से बोझल झिलमिलाती पलके, उठती गिरती दिल में खुब जाने वाली दराज पलके। सारा इसके सीने में मुंह छुपाकर एक बार फिर बिलख उठी थी। ज़ोएब ने बाजों की गिरफ्त मजबूत कर दी। सुबह छुट्टी थी। सारा की आँख देर से खुली। वो हड़बड़ा कर उठ बैठी। इसकी बड़बड़ाहट से ज़ोएब भी जाग गया था।
क्या हुआ, इतने हरासा क्यों हो? हुआ तो कुछ भी नहीं, मगर अम्मा इंतज़ार कर रही होंगी नाश्ते का। पता नहीं क्यों आँख नहीं खुली, नमाज भी क़ज़ा हो गई। चलो कोई बात नहीं, अम्मा ने खुद बनाकर नाश्ता कर लिया होगा, नहीं किया होगा, मैं देती हूँ ना। तो आधी सी हो गई हैं, आप भी उठ जाएं, सब साथ ही नाश्ता कर लेंगे। बल्कि बाथरूम जाने से पहले अम्मा को जाकर सलाम कर रहे हैं। कल आप रात देर से आए थे, अम्मा के पास ज़्यादा नहीं बैठ सके थे। ओफ़ो, तुम्हारा भी जवाब नहीं। चलो, ज़ोहैब मुस्कुरा कर साथ हो लिया। किचन से आवाज़ें आ रही थी, वो वहीं आ गए। उठ गए तुम लोग? मैं अभी उठाने आ ही रही थी। सॉरी अम्मा, आज देर हो गई। लाइए मैं जल्दी से आपको नाश्ता बना दूँ। सारा जल्दी से आगे बढ़ी। तुम दोनों में से एक मेरे साथ बाथरूम में चले एक मेरे बाथरूम में चले जाओ और जल्दी से आ जाओ। नाश्ता मैंने बना लिया है, साथ मिलकर करेंगे। अम्मा, आपने क्यों बना लिया? सारा नादिम सी हो गई। ए लो, हाथ पैर सलामत हैं। तुमने तो मुझे पलंग पर बिठा दिया, मेरी तो आदत ही ख़राब हो गई। लेकिन भैया, कुछ ना करो तो हाथ पैरों को जंग लग जाता है, जो अच्छी बात नहीं है। और वैसे भी अब तुम्हें आराम की ज़रूरत है। याद नहीं डॉक्टर ने क्या कहा था? बेड रेस्ट ज़रूरी है। बस अब सारे काम मैं करूँगी। सारा ने हैरानी से सब कुछ सुना और ज़ोहैब पर नज़र जमा दी। अम्मा का ये कौन सा रूप था? ये बेटा, ये तुम इतनी हैरानी से क्यों देख रही हो? इनके लहजे में शफ़क़त थी। मैं ठीक हूँ, बस आँख नहीं खुली। अरे तो मैं कब एतराज़ कर रही हूँ? वैसे भी तुम्हारे लिए आराम ज़रूरी है, मगर तुम शायद ठीक ही हैरान हो। मैंने कब तुमसे इस तरह की बात की है? हमेशा डांट फटकार और ताने ही दिए हैं। सारा गुमसुम थी। मुझे माफ़ कर देना सारा। और बेटा, मुझे तो मैं तुम्हारी भी हूँ। तुमने मेरे भले का ही सोचा, लेकिन मैं तुमसे ही बदगुमान हो गई। पर क्या करूँ, इंसान हूँ और इंसानी फितरत असर तो दिखाती है ना। हमारे माशरे में बेवा तलाक याफ्ता की अहमियत बहुत कम रह जाती है। माओ की नज़रों में कम उम्र खूबसूरत और कमारी लड़कियों की अहमियत होती है। एक बेवा या तलाक याफ्ता को बहू बनाने का वो कभी सोच भी नहीं सकती। हालांकि ऐसी जवान औरतों के पास भी दिल होता है, जज्बे और एहसास होते हैं, मगर लोग समझते हैं कि शौहर नहीं रहा तो अब इसकी ज़िंदगी ही ख़त्म हो गई। वो कैसे अपने दिन रात गुजारेगी, कैसे अपने बच्चों की परवरिश करेगी, ये कोई नहीं सोचता। तो अपने घर वालों, यहाँ तक कि माँ बाप के लिए भी भारी पड़ जाती हैं, एक बोझ बन जाती हैं। इसका घुट घुट कर जीना किसी को नज़र ही नहीं आता। ऐसे में अगर किसी का बेटा आगे बढ़कर किसी जवान बेवा या तलाक याफ्ता का हाथ पकड़ लेता है, तो माँ इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो समझती है कि बेटा तो ऐसा कर ही नहीं सकता था, ये तो इस चुड़ैल ने जादू करके इसे कब्ज़े में कर लिया। हालांकि ये भूल जाती है कि हज़ूर अकरम ने जब पहली शादी की तो कंवारे और 25 साल के थे, जबकि उम्मुल मोमिनीन 40 साल की और बेवा थीं। तो क्या हमारे बेटे नाउज़ुबिल्लाह इनसे बढ़कर हैं? बेटा, मैं नादिम हूँ। अम्मा का लहजा भुर्रा गया। अम्मा, मेरी ये प्यारी अम्मा। ज़ोहैब अम्मा से लिपट गया। अम्मा ने सारा को देखा, मुंह खोले वो हैरानी से इन्हें तक रही थी। यकीन कर लो बेटी, मैं सच कह रही हूँ। सारा ने बेयकीनी सारा की बेयकीनी दुरुस्त थी। अम्मा की काया पलट अचानक कैसे हो गई, अब वो क्या बताती। कल भी हस्बे मामूल बेटा बहू की जासूसी में इनकी बातें सुनी थी। अपना ही बेटा माँ पर नाराज़ हो रहा था और वो गैर होकर इनके सलूक को दरगुजर कर रही थी। इनके सुख के ख्याल से खुद अज़ियत सहने पर राज़ी थी। और फिर आज की इस बेहिस दौर में जो बहू सास की खिदमत को अव्वलीन तरजीह दे, इसकी गंदी बुला के राही साफ करे, वो तो बेटी से बढ़कर होती है। इन्हीं की आंखों पर पर्दा था। खुद गर्जी ने इनकी सोच पर पहरा बिठा दिया था, वरना बेटे ने तो इंसानी हीरा इनकी झोली में डाला था और ये इन्होंने जान लिया था। अरे हाँ भाई, हमारे वारिस हमारे पोते के आने में 2 माह हैं और मैं चाहती हूँ इसकी आमद पर इसकी बहन भी इसके इस्तकबाल को मौजूद हो। ज़ोहैब, तुम नाश्ता करके फ़ौरन निकलो और आज ही मेरी पोती को लेकर आओ। क्या? अरे हाँ भाई, मुझे भी इसकी ज़रूरत है। वो खुश दिली से मुस्कुराई। सारा की आंखें मज़ीद फट गईं। अम्मा, शिद्दत जज्बात से उसे बोला ही नहीं गया। मेरी बच्ची, तुमने जो सुना वो सच है। हम एक ख़ानदान बनकर हंसी खुशी रहेंगे। तुमने मुझे जीत लिया, मेरी आंखें भी खोल दी। उन्होंने पहली बार बहू को प्यार से लिपटा लिया, जैसा आज ही अपनी पसंदीदा बहू को ब्याह कर लाई हो इस घर में। और शायद सबसे बढ़कर सारा के दिल में मौसम बहार की आमद हुई थी।